तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लेडी चीज हिंग और बियान चियान एक अलग लोकेशन पे गए थे। वहीं दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर जुआन कुन और एल्डर शायद मूनी गई थी। और यहाँ पर इन दोनों को गोल्डन स्क्रॉल मिलते हैं जिसमें सुप्रीम सॉवरिन वांजू का मैसेज था। अब आगे चीजिंग को इस दौरान काफ़ी गुस्सा आता है कि ये वांजू ये इस हद तक गुजर सकता है, इन्होंने सोचा भी नहीं था। अब चीजिंग यहाँ पर अपने डिवाइन गॉड ऑर्ब को यूज़ करती है और ये जो गोल्डन डेक्री था इसकी तरफ अटैक कर देती है। पर गोल्डन डेक्री में सेंट फायर मिक्स था और ये सेंट फायर एक काफ़ी बड़ा सा हाथ बनाता है और विंड गॉड ऑर्ब से टकराने लगता है। जो कोलिजन था ये काफ़ी ज़्यादा फियर्स था और चीजिंग का ये विंड गॉड ऑर्ब अब डिम होने लगता है और हल्का हल्का इनके होठों से ब्लड भी आने लगता है, क्योंकि इस बार वाला सेंट फ्लेम पहले से ज़्यादा पावरफुल था। क्योंकि सुप्रीम सॉवरेंस के पावर ये सच में अलग होते हैं। और जो शायद नीचे वो क्रिएचर था इस लेक के अंदर, उसे भी अब मानो इस ऑरा की वजह से एक पेन फील हो रहा हो। पर इस दौरान लेक वाटर से भी एक जायंट हैंड निकलता है और सामने वाले अटैक को डिसॉल्व कर देता है। चीजिंग इस पावर को पहचान जाती है। ये पावर सुप्रीम सॉवरिन कांग युआन का था, जिन्होंने यहाँ पर थोड़े बहुत बैकअप पावर अपने छोड़े थे कि कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो ये उसे रिजॉल्व कर सके। इधर गोल्डन डिक्री भी इस पावर को समझ के बोलता है, कांग युवान। इधर लेक में से एक टावर सा बाहर निकलता है जिसमें लाइटनिंग पावर चमक रहा था और इस टावर में 5 लेवल्स थे। यही था वो मिस्टिकल क्रिएचर जो कि जेनेसिस ड्राइंग फॉर्मेशन का एक पार्ट था, जिसकी वजह से टियानिवा न्यूटोपिया को इसका पावर मिलता था। मिस्टीरियस टावर का एक अपना स्पेस था और इसके कुछ अपने शायद रूल्स थे। और इस दौरान टावर से एक आवाज़ आती है कि वानजू, ये मेरी जगह है और रूल्स मेरे ही चलेंगे यहाँ पे। टावर पे एक नाम लिख के आता है, हेवनली सन। यानी कि इस टावर के अंदर बस हेवनली स्टेज के एक्सपर्ट ही एंटर कर सकते थे। और क्योंकि वांसु यहाँ पर खुद नहीं आए थे, ये बस उनका एक डेक्री था, तो वो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते थे। अगर वांसु खुद आते तो शायद वो रूल्स को तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल है। अब वांसु मन ही मन बोलते, कांग युवान, मेरे और तुम्हारे बीच में ये मैटर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उधर दूसरी तरफ भी कुछ वैसा ही सीन होता है। वहाँ पर भी गोल्डन डेक्री था और सेम वैसे ही वहाँ पे भी एक टावर निकलता है और उस टावर के अंदर बस नासेंट लेवल के एक्सपर्ट ही एंटर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जब युवान के बॉडी से हेवनली फायर किंग का अब पावर निकल चुका था, तो युवान थोड़ा सा वीक फील कर रहा था। अब लोग, क्योंकि युवान एक कैंप में था, तो उनका नज़रिया युवान के लिए काफ़ी बदल चुका था कि अगर जब युवान वहाँ पर ट्री किंग को आज़ाद नहीं करता तो शायद ये लोग मारे भी जा सकते थे। अब यहाँ पर इससे मिलने किनलियान और मोह्यूलान भी आती हैं और इनकी कुछ बातें होती हैं। किनलियान बताती है कि इसने वांग ब्रदर्स को मार दिया और जीहू का जो हाथ पैर था वो तोड़ दिया, बट वो बच के भाग गया था। मोह्यूलान भी बताती है कि इसने उस चोंगजी को मार दिया है और दोनों इसको थैंक्स बोलते हैं। अब युवान भी बोलता है, वैसे भी मैं टियानीवान रीजन का बंदा हूँ, तो ये मैंने हमारे लिए किया है, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। यहाँ पर फिलहाल इनका थोड़ा हंसी मजाक भी होता है और ये लोग इससे पूछती हैं कि तुमने हेवनली फायर ट्री किंग को आज़ाद कैसे करवाया, जबकि वहाँ पर एक नासेंट लेवल का एक्सपर्ट भी था। युवान इन्हें बताता है कि ये सब कमाल था ट्री किंग के पावर का। अब ये चीज़ तो ये नहीं बता सकता था कि इसके पास एक लॉ डोमेन है, हेवनली पनिशमेंट लॉ डोमेन। अब यहाँ पर इसकी मुलाकात ग्रैंड एल्डर मूनी से होती है। मूनी से देखती है और तुरंत इसके बॉडी में कोई तो वुड औरा थी जिसे तुरंत ही डिसॉल्व कर देती है और युवान को बताती है कि तुम्हारे बॉडी में जो औरा था, अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम खुद एक पेड़ के जैसे बन जाते। क्योंकि ट्री किंग का पावर तुम्हारे लिए अच्छा है, बट एक्सेस, क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी कम है तो तुम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और युवान को वो जो दोनों डिक्रीज आई थी उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया था। और ये बताती है कि अब इस टावर में कंपटीशन होने वाला है। जो उस कंपटीशन को जीतेगा, मिस्टिकल क्रिएचर उनके पास रहेगा। तो सामने की साइड से शायद वांजू रीजन के भी लोग इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। और मूनी जुरान इससे पूछती है, क्या तुम इस बैटल में भाग लेना चाहोगे? और ये युवान के कल्टीवेशन के बारे में पूछती हैं। युवान बताता है, फिलहाल तो इनिशियल स्टेज में हूँ, आपको पता ही है, और फाउंडेशन 720 मिलियन के आसपास है। तो जो हेवनली सन स्टेज का कंपटीशन होगा उसमें 5 लोग भाग लेंगे एक साइड से। नासेंड में भी सेम ही कंपटीशन है। पर एक चीज़ ये भी था, क्योंकि टियानीवा रीजन में हेवनली सन स्टेज में बहुत पावरफुल बनते हैं, तो युवान का रैंक वहाँ पर शायद बन नहीं सकता था और 4 स्लॉट्स पहले से ही डिसाइड हो चुके थे। क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पर ये था कि मिनिमम 1.2 बिलियन के आसपास जेनेसिस की का फाउंडेशन होगा, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये अपने टियानीवन रीजन के लोगों का था। अब युवान का फाउंडेशन तो 720 मिलियन पे था, पर ग्रैंड एल्डर मुनी स्माइल करती हैं कि ये तुम कर सकते हो। युवान इनकी तरफ देखता है। अब ये बताती हैं कि तुम्हारे युवान ब्रस में तुमने कितने रून्स अवेकंड किए हैं।
युवान बताता है 6। अब मूनी बताती है कि 7वां रून का तुम नाम जानना चाहोगे। युवान उनकी तरफ देख रहा था और ये बताती हैं कि उसे प्रमोशन कहा जाता है, यानी कि तुम्हारे जेनेसिस की फाउंडेशन को बढ़ा सकता है, मतलब जब तुम इसके पावर को यूज करोगे तब। लेकिन ये भी बताती है कि युवान ब्रस के जेनेसिस रून को अवेकन करना ये भी काफी टफ काम होता है, और शायद इस बार के रून्स को हेवनली फायर ट्री किंग अवेकन कर सकते हैं। अब ट्री किंग इसके शोल्डर पे ही बैठे थे और ग्रैंड एल्डर मूनी के कहने पर ये मान जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हो आज ट्री किंग जहां पर भी हैं सब इनको कांगयुआन की देन है। तो वैसे भी इनका थोड़ा ही पावर जाएगा और इसे ये थोड़े समय में रिकवर भी कर सकते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और युवान भी यहाँ पर 5वां जो स्लॉट था उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। जुआन कुन अभी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बात सीधा है कि यहाँ पर ये कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं है, मिस्टीरियस क्रिएचर से रिलेटेड है और युवान का फाउंडेशन काफ़ी वीक है। अब यहाँ पर मूनी भी समझाती है जुआन कुन को कि अगर युवान ब्रस का 7वां प्रमोशन ये यूज़ कर पाया तो शायद इसके फाउंडेशन उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। अब युवान भी जुआन कुन से बात करता है कि जब ये इसका 7वां रून एक्टिवेट हो जाएगा तब ये लास्ट प्लेस के लिए बाकी लोगों से बात करेगा, क्योंकि अभी कंपटीशन में शायद थोड़ा समय था, 1 महीने के आसपास का। अब सभी यहाँ से निकल जाते हैं और चीजिंग युवान से बातें कर रही थी। अब ग्रैंड एल्डर मूनी के कहने पर युवान इन्हें युवान ब्रश दे देता है। मूनी इसे ध्यान से देख रही थी, क्योंकि लंबे समय के बाद इन्होंने युवान ब्रश को हाथ में पकड़ा था और फिलहाल इसको अवेकन करने का काम ग्रैंड एल्डर मूनी का था। वहीं चीजिंग युवान को एक सेंट आर्ट देती है, जिसे कि परगेटरी ग्रेट फ्लेम डेविल कहा जाता है, जो कि टॉप लेवल का लिटिल सेंट आर्ट है और मिथिकल सेंट बॉडी की जैसा ये शायद फिजिकल बॉडी को एनहांस करता है, क्योंकि युवान मिथिकल सेंट बॉडी के लिमिट तक शायद अब पहुंच चुका था। और वैसे भी युवान के पास लॉ डोमेन सोर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। फॉलन एबिस में ऐसे एक लॉ डोमेन एक्सपर्ट का ये ऑरा मिला था, तो फिलहाल ये उसे यूज़ करके अपनी बॉडी में लॉ डोमेन सोर्स बना सकता है। अब यहाँ पर समय निकल रहा था और टियानिवान रीजन में एक अफरा तफरी का माहौल तो था ही, क्योंकि 1 महीने के बाद वो कंपटीशन था। वहीं दूसरी तरफ जुआन कुन और बाकी लोग युवान को इस कंपटीशन में भाग नहीं लेने देना चाहते थे, क्योंकि युवान का पावर तो बढ़ेगा बट वो उसका खुद का पावर नहीं होगा, वो युवान ब्रश का होगा, जो कि टेम्प्रोरी पावर है। तो कहीं ना कहीं रियल पावर में और उस वाले पावर में शायद फर्क होगा, ऐसा इन लोगों का मानना था। अब ये जो बैटल होने वाला था इसकी खबर हर एक रीजन में फैल चुका था और इस समय जुआनजी रीजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियू गोंग बैठी हुई थी और यहाँ पर चर्चा यही चल रहा था कि जाओ युवान भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। तो जियू गोंग भी कहती है यार ये बंदा ये मानने वालों में से नहीं है। अभी कितना समय हुआ ब्रेक थ्रू के और ये इतने फियर्स बैटल भी लड़ना शुरू कर चुका है और इसे मालूम था ये बंदा हमेशा सरप्राइज करता है, तो ये इस बार भी कुछ कर सकता है। वांजू रीजन में भी इस समय जाओ मुशेन को दिखाया जाता है और इसको भी जाओ युवान के बारे में अब ये खबर आ रही थी। अब जाओ मुशेन के सामने एक बंदा और खड़ा था जिसका नाम था वांग जुआन यांग, और फिलहाल ये हेवनली सन स्टेज में वांजू रीजन का मेन बंदा था और पूरे हेवनली सन लिस्ट की अगर रैंकिंग देखी जाए तो ये दूसरे नंबर पे था। अब ये जाओ मुशेन से बात कर रहा था कि यार वो अलायंस वाले किसी काम के नहीं है, हमारा वांजू रीजन का सपोर्ट था फिर भी वो बैटल हार गए। परमूशन रिप्लाई नहीं करता है। अब इस दौरान वांग जुआन यांग वू याओ और सु यूवे के बारे में बात करता है कि वो तो सुंदर है, क्योंकि बंदा थोड़ा ठरकी था। पर जाओ मुशेन कहता है कि मुझे उनसे कुछ नहीं करना है, मैं तो बस उनके पावर्स चाहता हूँ, बाकी वो कैसी कितनी कितनी सुंदर है मुझे क्या करना है। वांग जुआन यांग इस दौरान कहता है वैसे भी तुम फेल हो गए थे, अब तुमसे क्या ही बात करना। और ये जो बंदा था वांग जुआन यांग, इससे भी वो यिन यांग पावर चाहिए था सु यूवे का, क्योंकि ये भी शायद वैसा ही कोई पावर कल्टीवेट करता था और अगर शायद ये यूवे का वो पावर यूज कर पाए तो आराम से नासेंट सोल लेवल में जा सकता है। इसके पास एक फैन था, शायद ये उसी में इस पावर को यूज करने वाला था। जाओ मुशेन इसके जाने के बाद कहता है कि मैंने जो खोया है मैं वो हासिल करके तो रहूंगा और फ्यूचर में जो तुम्हारा पोजीशन है ना हेवनली सन लिस्ट में वो भी मेरा होगा, इवन मैं नंबर 1 बनूंगा, तुम्हारे जैसा दूसरे नंबर पे तो नहीं रहूंगा। इधर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और जिग जायो रीजन को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की थी जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी और उसके आसपास एक अलग ही औरत थी और उसके सामने में एक दूसरी लड़की थी जिसके बॉडी से एक अलग ही वार्म और आ रही थी और ये थी सु यूवे। ये वाइट गर्ल इतना तो समझती थी कि कुछ ही दिनों की बात है सु यूवे इससे भी सरपास कर सकती है और यूवे इन्हें ऑन्ट डोंग ये करके बुलाती थी और इस डोंग ये की जो रैंकिंग थी हेवनली सन लिस्ट में तीसरे नंबर पे थी। अब यहाँ पर एक दूसरी लड़की आ रही थी जिसके पास शायद कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि यूए को पास करना चाहती थी, पर डोंग ये इसे बीच में रोक लेती है और वो समझ जाती है कि शायद ये न्यूज़ जाओ युवान का होगा और डोंग ये भी जाओ युवान का नाम सुनते ही थोड़ी सी अनहैप्पीनेस दिखाती है।
क्योंकि इससे लगता था कि सू यूवे का जो रिलेशन है उस बंदे के साथ वो सही नहीं है। इससे सू यूवे इसके कल्टीवेशन में ब्रेक्स आ सकते हैं। अब इसे भी पता चलता है कि ये बंदा हेवनली सन स्टेज के इनिशियल फेज में है और ये एडवांस लेवल के बैटल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। शायद ये ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा है। अब डोंग ये इस स्क्रॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि ये यूवे के पास पहुंचे ही ना, और मन में कहती है कि यूवे, तुम फ्यूचर में काफ़ी ग्रो कर सकती हो। इस बंदे की वजह से तुम्हारे अंदर वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, इसलिए ऐसी चीज़ों से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। शीन शिफ्ट होता है और वू शेन रीजन को दिखाया जाता है। और यहाँ पर वू याओ ये लगातार प्रैक्टिस में लगी हुई थी और फिलहाल अपने एक सीनियर ब्रदर से फाइट कर रही थी। अब ये जो बंदा था ये भी अज्योर रोब्स में था और वू याओ की तारीफ करता है कि जूनियर सिस्टर आप सच में काफ़ी स्ट्रांग हो। अब वू याओ को भी युवान के बारे में वो खबर तो मिल जाती है, तो ये भी कहती है ये बंदा मानेगा नहीं। और इसे समझ में आता है कि जाओ युवान अब और स्ट्रांग बन चुका है, तो इससे खुद को और पुश करना पड़ेगा। और इसके सामने जो सीनियर ब्रदर थे उनका नाम था गुवान, जो कि हेवनली लिस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे थे। अब इस दौरान इन गुवान से कोई तो और बात करता है कि आप वू याओ को पसंद करते हैं, पर एक और बंदा है जिसका इससे मैटर है, यानी वू याओ के साथ ये जाओ युवान के बारे में बोल रहा था। पर इस दौरान गुवान भी बोलते हैं कि लेकिन इस लड़की के अंदर उस बंदे के लिए इंटरेस्ट तो नहीं है, शायद ये लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब गुआन इस दौरान ये भी बोलते हैं, इनका पूरा नाम गुआन किंग लॉन्ग था, कि अगर कोई भी बंदा डिवाइन ड्वेलिंग रैंकिंग में टॉप पे है तो जरूरी नहीं है कि वो हेवनली लिस्ट में भी अच्छा कर पाए। देखेंगे अगर ये हमसे मिला तो, क्योंकि फिलहाल ये बंदा काफ़ी पावरफुल था। भाई नंबर 1 की रैंकिंग हेवनली सन लिस्ट में कुछ कहलाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और जाओ युवान को दिखाया जाता है जो कि एक ज्वालामुखी के आसपास लगातार कल्टीवेशन में लगा हुआ था और फिलहाल ये पर्गेटरी ग्रेट फ्लेम डेविल आर्ट को मास्टर करने में लगा था। और दूसरी बात ये थी कि युवान अपने डिवाइन ड्वेलिंग में जब झांक के देखता है तो इसका 4th सेंट रून वो इसे दिखाई नहीं दे रहा था। 3 दिखाई देते थे, एक तो सेंट डिकोडर, दूसरा अर्थ रून और तीसरा हेवनली पनिशमेंट। और तीनों के पावर से युवान वाकिफ था, पर चौथे का पावर क्या है ये आज तक इसे पता नहीं था। अभी अपने स्पिरिचुअल पावर से उस जगह पर पहुंचना चाहता था जहां पर 4th सेंट रून छिपा हुआ था, पर इसका स्पिरिचुअल पावर काफ़ी तेजी से खर्च हो रहा था। ट्राई करते करते ये वहां पर पहुंचता है और 4th सेंट रून का हल्का सा नाम पड़ता है मिस्टीरियस। अब आगे क्या था युवान देख नहीं पाता है क्योंकि इसकी ऑरा पूरी अब खत्म हो चुकी थी। अब युवान जब और अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था तभी यहाँ पर इसे एक लाइट रून चमकते हुए मिलता है। ये था कांगजुआन सेंट स्टैम्प का एक हिस्सा, क्योंकि युवान ने जब कांगजुआन सेंट स्टैम्प को तोड़ा था तो इसके बहुत सारे हिस्से इधर उधर बिखर गए थे, तो एक आधी हिस्सा इसके डिवाइन ड्वेलिंग में भी एंटर कर गया था। और शायद ये जो हिस्सा था बाकी हिस्सों से बड़ा था और इसके जो चारों सेंट रून्स थे इसको बीच में सप्रेस करके रखे थे ताकि इस टुकड़े का जो ऑरा है वो बाहर ना जाए, नहीं तो जो सुप्रीम सॉवरेंस होते हैं इसे फील कर लेंगे। और इस दौरान इसे शेंग युवान की याद आती है कि शेंग युवान मेरा वेट करना, अगली बार आऊँगा तो तुम बचोगे नहीं। वहीं लेडी चीजिंग युवान के आसपास एक ट्रेनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर चुकी थी ताकि इसका ऑरा बाहर लीक ना हो और किसी को पता ना चले। युवान को ऐसे ज्वालामुखी में यानी कि फ्लेम पावर में खुद को ट्रेन करना था। इसे हम लावा लेक भी कह सकते हैं। लगातार इसमें ये अपनी बॉडी को टेम्पर्ड करता है और काफ़ी बार इवन इसके बाल वगैरह भी मानो जल जा रहे थे, क्योंकि हमेशा से बॉडी ट्रेनिंग काफ़ी टिरैनिकल रही है। अब इसमें भी कई ट्रायल्स थे और युवान इसके फर्स्ट ट्रायल को पास कर चुका था। अब एक चीज़ और निकालता है फर्स्ट ट्रायल को पार करने के बाद, एक जेड स्ट्रिप जो कि इसके स्पिरिट में एंटर कर जाती है। युवान धीरे धीरे अब इस ग्रेट फ्लेम डेविल को मास्टर करने लगा था और इसकी बॉडी समय के साथ ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाती, इवन मानो हर एक बोन को एक अलग ही पावर मिल रहा हो। क्योंकि युवान यहाँ पर लॉ डोमेन सोर्स को यूज करता है तो इसे मास्टर करने में इससे आसानी होती है। समय बीतता है और इस दौरान वो 1 महीना अब ये लगभग खत्म ही हो चुका था और इस 1 महीने में टियान युवान रीजन ये काफी शांत हो चुका था। और इस समय युवान को फिर से दिखाया जाता है। युवान इस समय इस लावा लेक में एकदम आराम से बैठा हुआ था। बॉडी के आसपास कुछ लाल रंग के निशान टैटू टाइप देखे जा सकते थे और युवान मानो आसपास का जो मैग्मा का पावर था उसे एब्जॉर्ब कर रहा हो। फाइनली युवान अपनी आंखें खोलता है और जब मुंह खोलता है तो उसमें से मानो वाइट फॉग जैसा यानी धुआं सा निकलता है और युवान अब इस पावर को सेंस करता है और एक पंच आगे की तरफ बढ़ाता है। सामने का जो पूरा मैग्मा ग्राउंड था मानो वही कोलैप्स कर जाता है। ये अपने पावर से काफ़ी सेटिस्फाइड था और ये पर्गेटरी फ्लेम के जो बेसिक लेवल होते हैं यानी एलिमेंट्री लेवल उसको टच कर चुका था। युवान फाइनली यहाँ से बाहर निकलता है, पर जैसे ये बाहर निकलता है इसे आसपास एक ऑरा फील होती है। ये पहचान जाता है ये था इसका युवान ब्रश, और इसका युवान ब्रश भी मानो इसके पास आकर के नाच रहा हो, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा था और एक अलग ही मानो उसके आसपास स्पिरिचुअल ऑरा हो।
अब युवान इसे टच करता है और युवान ब्रश यहाँ से गायब हो जाता है। युवान के तरकश में एक और तीर आ चुका था, युवान ब्रश का 7वां रून का पावर, प्रमोशन। अब यहाँ पर विंड रेन सिटी को दिखाया जाता है, जो कि टियानिवान रीजन का ही एक हिस्सा था। और यहीं पर डिस्कशन चल रहा था कि युवान इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जो भी लोग हो, हेवनली सन स्टेज में अगर एडवांस लेवल का बंदा है तो थोड़ा तो घमंड रहेगा ही ना, कि इनिशियल लेवल का बंदा हमारे रहते हुए इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। और फिलहाल यहाँ पर एक हॉल में जो कई सारे लोग बैठे हुए थे उन्हें दिखाया जाता है, और यहाँ पर 3 नासेंट लेवल के एक्सपर्ट इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें खुद भी नहीं लगता था कि युवान 5वां स्पॉट ले सकता है। अब यहाँ पर एक हेवनली सन स्टेज का मिडल एज का बंदा इन एल्डर्स से बोलता है कि एल्डर्स, 2 दिन बाद हेवनली सन बैटल टावर स्टार्ट होने वाला है और 5वां बंदा हमें अभी तक नहीं मिला। मेरा तो मानना यह है कि सीनियर ब्रदर वांग पिंग या सीनियर सिस्टर लू पिंग इस 5वें स्लॉट के लिए मेन कंटेंडर हो सकते हैं, क्योंकि इनका ऑरा शायद 1.3 बिलियन के आसपास था। पर इस दौरान किन लियान को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में अपने हाथ को टेबल पे मारती है और लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि हेवनली सन स्टेज में यहाँ की लीडर यही थी। इधर इस समय बाईयू को दिखाया जाता है, जो कि ये बताता है कि जो अलायंस आर्मी के वो 5 हेवनली सन स्टेज के बंदे हैं उनका भी नाम आ चुका है। और मेरे हिसाब से जब युवान को स्लॉट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि युवान उतना स्ट्रांग नहीं है। ये वो पहले वाला चीज़ नहीं है, यहाँ पर हमारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। पर इस दौरान किन लियान ऐसे बोलती है कि अगर तुमने उस बैटल को नहीं देखा था जो जाव युवान ने किया था, तो तुम क्या समझोगे कि वो इनिशियल हेवनली सन स्टेज पे तो है पर बाकियों से काफ़ी अलग है। अब बायू भी कहता है मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, मैंने सुना, बट उस समय वो हेवनली फायर ट्रेकिंग के पावर को यूज़ कर रहा था। और ये किन लियान से कहता है क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि वो उस बैटल को जीत जाएगा, और अगर हार गया तो क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस को स्वीकार करोगी। किन लियान का एक चीज़ तो मानना था कि युवान आराम से इंटरमीडिएट लेवल के बंदों को संभाल सकता है, पर एडवांस लेवल के बंदे शायद युवान के लिए भी सिर दर्द बन सकते हैं। अब किनलियान शांत थे। इस दौरान बियान बूजी करके भी एक बंदा था, ये भी किनलियान को समझाता है। ये न्यूट्रल बंदा था और सीधा कहता है कि देखो बात ऐसी है कि इस बैटल को हमें जीतना है। अब यहाँ पर डिस्कशन काफ़ी सीरियस चल रहा था। फाइनली यहाँ पर युवान एंटर करता है, लोग शांत हो जाते हैं और इसकी तरफ देख रहे थे। और युवान सीधा पहले वांग पिंग और लू पिंग की तरफ बढ़ता है, क्योंकि शायद 5वें नंबर के लिए यही दोनों मेन कंटेंडर थे। और युवान आते ही इन्हें सीधा यूजलेस कहता है, क्योंकि थोड़ा अलग ही इसको नज़र से देखते थे। और युवान यहाँ पर अपने जेनेसिस की फाउंडेशन को रिलीज करता है। इसके फाउंडेशन जो थे 1.5 बिलियन तक पहुंच जाते हैं। किन लियानो या मू युलान या जो भी लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि 720 मिलियन से 1.5 बिलियन एक महीने के अंदर। और युवान कहता है क्या ये काफ़ी है 5वें स्लॉट के लिए, क्योंकि बात ऐसी थी कि मू युलान जो कि एक एडवांस हेवनली सन स्टेज की बंदी है, ग्लास हेवनली सन स्टेज की, पर इसके भी फाउंडेशन 1.6 बिलियन पे ही थे। और यूलान को इस लेवल पे पहुंचने में लंबा समय लगा था, तो जेलसी लोगों को तो आती ही थी। अब यहाँ पर माहौल शांत हो जाता है, बाकी तो कोई कुछ बोलता नहीं। अब युवान वांग पिंग और लूपिंग से पूछता है क्या तुम दोनों को कोई शिकायत है, अगर फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब वहीं यहाँ पर नास एंड सोल लेवल के एक्सपर्ट एक चैन की सांस लेते हैं और यहाँ से फाइनली गायब हो जाते हैं। कोई यहाँ पर कुछ बोलता नहीं है। वहीं किन लियान और मो यूलान युवान से पूछते हैं कि तुम्हारे जेनेसिस की इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। और युवान जब अपने ओर शांत करता है तो इसका फाउंडेशन फिर से 720 मिलियन के आसपास ही आ जाता है। तो ये बताता है कि ये मैं अपने युवान ब्रश से कर पा रहा हूँ। तो फाइनली जाकर के युलान एक चैन की सांस लेती है कि यार इसका फाउंडेशन अगर इतना जल्दी बढ़ गया होता तो सच में काफ़ी बड़ी बात थी। पर तभी दूसरी तरफ से बायू एक हंसी हंसता है कि लिटिल ग्रैंड एल्डर जाव युवान, आप एक्सटर्नल सपोर्ट से इस लेवल पे पहुंच रहे हो, पर क्या ही मतलब है। युवान जानता था कि ये बायू इसे पसंद नहीं करता है, और युवान इसे कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सेक्ट मास्टर जुआन कुन उनसे जाके बात कर लो। बायू का चेहरा ही बन जाता है। अब बायू भी एक्टिंग करता है कि लिटिल एल्डर, मैं बस अपने टियानिवान रीजन के बारे में सोच रहा था ताकि 5 बेस्ट लोग जाएं इस बैटल में करने, और आपको कुछ हो गया तो फिर हमारे पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आएगा। अब युवान इसकी तरफ देख के कहता है कि मैं कैसा परफॉर्म करूंगा वो मेरा बिजनेस है, पहले तुम अपनी कंडीशन देख लो। बायू को गुस्सा तो आ रहा था, पर युवान का पोजीशन काफ़ी हाई था तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। बस वही खिसियानी बिली खंभा नोचे, तो कुछ वैसा गुस्से को अंदर ही रख पाता है। वहीं बियान बूजी कहता है कि यार तुम्हारा पावर है, चाहे तुम कैसे भी सपोर्ट लो, बस हम जीतने चाहिए। कि लियान भी युवान से कहती कि बियान बूजी अलग बंदा है, इसका बस मेन मकसद वही है कि हम बैटल जीतें, बाकी ये जो भी है दिल में नहीं रखता है। नहीं तो बाई वो तो अलग ही बंदा है। अब इस दौरान किन लियान युवान को बताती है कि जो अलायंस आर्मी के लोग हैं
सभी का जेनेसिस की फाउंडेशन 1.5 बिलियन के आसपास तो है ही। तो अगर ये बैटल हार गए तो इनका जो मिस्टिकल क्रिएचर है वो उन लोगों के पास चला जाएगा। किनलियान चिंतित थी पर युवान समझाता है कि मुझे फेम नहीं चाहिए, मैं ये बैटल इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि ये लोग मेरे अपने हैं। और अगर आपको लगता है कि बैटल आप जीत सकते हो तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। किनलियान इसकी बात सुन करके स्माइल करती है और कहती है उम्मीद है हम सब अच्छा करें। और यहाँ पर मू यूलान भी इस दौरान हंसती है